आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यह चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9 के नए सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसका कंटेंट एनसीईआरटी की क्लास 9 की नई बुक एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सेल क्या होता है और सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। हम यह भी जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम ऑस्मोसिस को समझेंगे, डिफ्यूजन को समझेंगे और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सेल्स से बने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक मकान ईंटों से बना होता है। अब इससे पहले कि हम सेल्स के बारे में डिस्कशन करें और यह समझने की कोशिश करें कि सेल्स क्या होते हैं, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी। साइंटिस्ट्स का मानना यह है कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत वाटर के अंदर हुई थी। कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि लाइफ की शुरुआत ओशियंस में ना होकर के स्मॉल वाटर पूल्स में हुई थी, जो कि एक चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते थे, जो कि लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स ऐसे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि अर्थ पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मौजूद थीं और इन्हीं चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में लाइफ ओरिजिनेट हो सका। जैसे कि इंडिया में लद्दाख में पूगा वैली में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऐसे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो जो कि लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए बहुत ही सही एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। क्योंकि जो लद्दाख में जो पूगा वैली में मौजूद ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, इसमें से जो वाटर निकलता है, उसका टेम्परेचर करीब-करीब 100 डिग्री सेल्सियस होता है और लद्दाख का क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ठंडा होता है। तो इस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ही लाइफ ओरिजिनेट हो सका। यह चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अर्थ पर 3.5 बिलियन साल पहले मौजूद हुआ करता था। पूगा वैली में मौजूद जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, उसमें हीट लविंग बैक्टीरियाज़ रहते हैं, जिनको कि थर्मोफिल्स कहते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये कुछ वैसा ही चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जो अर्ली अर्थ पर मौजूद था। तो इस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही पहले प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स डेवलप हो सके, जिनकी डेवलपमेंट के बाद सेल्स की डेवलपमेंट हुई थी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक मकान ईंटों से बना होता है। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से एक मकान में बहुत सारी ईंटें मिलकर के उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। लाइफ की सभी वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस एक सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जैसे कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, वेस्ट को डिस्पोज करना, ग्रोथ और रिपेयर के लिए मटेरियल्स प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना। ये सभी वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस एक सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे को हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है और इसी सेल के द्वारा लाइफ की सभी वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस परफॉर्म की जाती हैं। इसके विपरीत मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है। अब क्योंकि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, वे सभी एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। इसीलिए एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली ना तो एनवायरनमेंट से फूड ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली, ना ही ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं, ना ही वेस्ट को डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स में
नेचर ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का निर्माण कर दिया है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़्म का निर्माण करते हैं। एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उसमें से हर ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि हम फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दें। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि हम बॉडी में प्रोड्यूस हुए वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दें। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि हम फूड को और ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा सकें। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि हम एनवायरनमेंट से गैसेस का एक्सचेंज कर सकें, जैसे कि हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकें। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि जो कि हेल्प करते हैं कि जो बॉडी में इतने सारे सेल्स मौजूद हैं, उन सभी तक ऑक्सीजन पहुंच सके, उन सभी तक फूड पहुंच सके और उन सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हेल्प करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी सेल्स तक फूड पहुंच सके, ऑक्सीजन पहुंच सके और वेस्ट को रिमूव किया जा सके। लेकिन जो लाइफ की वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना, रिपेयर और ग्रोथ के लिए मटेरियल्स प्रोड्यूस करना, ये सभी वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस सेल के अंदर ही परफॉर्म की जाती हैं। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो सेल ही होता है। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में एक टिपिकल सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। एक सेल के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेल के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लाइफ की सभी वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस को सेल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से एयर को इनहेल करता है, तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए उसके ब्लड तक पहुंच जाती है और फिर यह ब्लड उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ सभी सेल्स तक इस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। इसी तरह से जब डाइजेस्टिव सिस्टम फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, तो यह सिंपलर सब्सटेंसेस उसके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ इस फूड के इन सिंपलर सब्सटेंसेस को सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। जब ऑक्सीजन और फूड में मौजूद सिंपलर सब्सटेंसेस सेल्स तक पहुंच जाते हैं, तो सेल्स इन सिंपलर सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब क्योंकि इस एनर्जी का इस्तेमाल सभी वाइटल प्रोसेसेस के लिए किया जाता है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है जिन्हें सेल्स परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जिन भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, उन्हें सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स अपने एनवायरनमेंट से फूड को ऑब्टेन करते हैं और फिर उस फूड की सहायता से ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इस तरह से यह एक ऑर्गेनिज़म्स के ग्रोथ में इस तरीके से भी हेल्प करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करके भी सेल्स ऑर्गेनिज़म्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेल्स ही वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट में मौजूद सभी स्टिमुलस को
समझ पाते हैं और उनके प्रति जो भी ज़रूरी रिस्पॉन्स होता है उसको जनरेट करते हैं। तो सेल्स बेसिकली अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसके अलावा सेल्स अ, अपने अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल्स अपने एनवायरनमेंट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन भी सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि सेल्स लाइफ की इतनी वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए सेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम सेल्स को स्टडी कैसे कर पाते हैं। सेल्स का साइज़ बहुत-बहुत छोटा होता है। इसके विपरीत ह्यूमन आई की रेज़ोल्यूशन लिमिटेड होती है। जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में 0.1 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो ह्यूमन आइज़ उस डिस्टेंस को देख पाती हैं और यह आइडेंटिफ़ाई कर पाती हैं कि ये 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यदि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर से कम कर दिया जाए, तो ह्यूमन आइज़ इस डिस्टेंस को देख नहीं पाएँगी और उन 2 ऑब्जेक्ट्स को एज़ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगी। 0.1 मिलीमीटर को ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 0.1 मिलीमीटर से छोटा होगा, तो ह्यूमन आइज़ उसे देख नहीं पाएँगी। सेल्स का साइज़ 0.1 मिलीमीटर से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ऐसे में सेल्स को नेकेड आइज़ के थ्रू देखना पॉसिबल नहीं होता। सेल्स को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप्स सेल्स को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब ये होता है कि उसके साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा करके उसे दिखाते हैं और तब यह संभव हो पाता है कि हम सेल्स को स्टडी कर सकें। सो बेसिकली मैग्नीफिकेशन वो टूल होता है जिसके द्वारा हम 0.1 मिलीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और उनको स्टडी कर पाते हैं। रॉबर्ट हुक वो पहले पर्सन थे जिन्होंने साल 1665 में पहली बार सेल्स को देखा। साल 1665 में रॉबर्ट हुक अपने खुद के द्वारा डिज़ाइन किए गए एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे थे। उन्होंने यह नोटिस किया कि माइक्रोस्कोप से देखने पर यह थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई पड़ता है, जिसमें कि बहुत छोटे-छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं। इन छोटे-छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल्स का नाम दिया। यह जो कॉर्क होता है यह ओक ट्री की छाल से बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साल 1665 में रॉबर्ट हुक अपने खुद के द्वारा डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से प्लांट सेल्स को देख रहे थे। अब क्योंकि कॉर्क के अंदर प्लांट सेल्स डेड हो चुके थे, तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक बेसिकली प्लांट के सेल वॉल्स को देख रहे थे। तो उन्होंने इन सेल वॉल्स को देख कर के जो एक छोटा चैम्बर दिखाई पड़ रहा था सेल वॉल से घिरा हुआ, उसको सेल का नाम दिया और आज तक सेल शब्द का इस्तेमाल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे छोटे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सेल्स बहुत-बहुत छोटे होते हैं और सेल्स को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में एक लाइट माइक्रोस्कोप को दिखाया गया है। इसे लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाने के लिए विज़िबल लाइट का इस्तेमाल करता है। एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 2 तरह के लेंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को हम बोलते हैं आई पीस। ये दोनों मिलकर के किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को मैग्नीफाई करते हैं और जब उसका साइज़ मैग्नीफाई हो जाता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को ईज़िली देख पाते हैं और उसको स्टडी कर पाते हैं। यदि हमें लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, यह कैलकुलेट करना है, तो वो होता है हमारा आई पीस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आई पीस का मैग्निफिकेशन 10x है, यानी कि 10 टाइम्स है और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन भी 10 टाइम्स है, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा उस लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, वो होगा हमारा 10 इंटू 10 यानी कि 100x। इसका मतलब ये है कि वो लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा पाएगा, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे 100 गुना करके उसे दिखा पाएगा। स्कूल की लैबोरेटरीज़ में भी
लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्टूडेंट्स यूज़ करके स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि सेल्स एटसेट्रा को देख पाते हैं। जब हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रीम डिटेल में स्टडी करना होता है, तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट की बजाय बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। ये बहुत ही हायर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और इवन सेल्स के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स को भी बहुत डिटेल में दिखा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की सहायता से हम नैनोमीटर साइज़ के ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। अब तक हमने यह जाना कि हम किस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल्स को स्टडी कर सकते हैं और उनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह एक बहुत ही थिन लेयर होती है और यह सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है और किसी भी सेल के इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि जिसका मतलब यह है कि यह कुछ सब्सटेंसेस के तो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को अलाउ करती है। इसके विपरीत कुछ दूसरे सब्सटेंसेस के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को अलाउ नहीं करती, इसीलिए यह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस 7 टू 10 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर यानी कि 10 टू द पावर -6 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जैसा कि हम ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं। लिपिड का मतलब होता है फैट और बाइलेयर का मतलब होता है 2 लेयर्स, यानी कि अ, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल फैट के 2 लेयर्स होते हैं और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लिपिड बाइलेयर है, इसमें से लिपिड की हर एक लेयर में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यह आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ ऑर्गेनाइज़्ड होता है और जो फोबिक टेल्स होते हैं, यह अंदर की तरफ ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइडवेज मूव कर सकते हैं, फ्लिप और रोटेट भी कर सकते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद डिफरेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक टाइल्स इन ए मोज़ाइक की तरह ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। इसीलिए यह जो मॉडल है, इसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है, उसमें से कुछ प्रोटीन्स एज़ ए गेटकीपर एक्ट करते हैं, जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अपने थ्रू होकर के पास होने देना अलाउ करते हैं। मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस इन प्रोटीन्स के अंदर से पास होकर के सेल के अंदर या बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है। जब कोई सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि जब कोई इंडिविजुअल अपने घर में, मंदिर में अगरबत्ती जलाता है, तो हम ये देखते हैं कि धीरे-धीरे उस अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है। या फिर कोई इंडिविजुअल जब अपनी बॉडी के ऊपर डिओड्रेंट स्प्रे करता है, तो धीरे-धीरे उस डिओड्रेंट की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान फ्रेग्रेंस पूरे रूम में धीरे-धीरे फैल जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि जब वाटर की मूवमेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होती है थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऐसी डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही होता है, केवल रेस्ट्रिक्शन इस बात की होती है कि ऑस्मोसिस
केवल वाटर के डिफ्यूजन को कहा जाता है और इसमें एक और रिक्वायरमेंट यह ज़रूरी होती है कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। तो जब डिफ्यूजन ऑफ वाटर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो ऐसे डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दोनों में कॉमन बात ये है कि चाहे वो ऑस्मोसिस हो या फिर वो डिफ्यूजन हो, दोनों ही कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट के अलोंग होता है। इसका मतलब ये है कि किसी सब्सटेंस के हायर कॉन्सन्ट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी टिपिकल सेल के आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स, फंजाई सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स के केस में यह देखा गया है कि इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। यह सेल वॉल इन सेल्स को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेल वॉल परमिएबल होता है, हालाँकि सेल वॉल रिजिड होता है, लेकिन यह परमिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर और उसके अंदर डिज़ोल्व्ड कुछ मिनरल्स को फ्रीली मूव करने देता है। सेल वॉल की परमिएबिलिटी और सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी की वजह से ही प्लांट के जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल में डिज़ोल्व्ड वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। अब हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल्स में कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। एनिमल सेल्स में ना तो सेल वॉल होता है और ना ही एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स या फिर प्लास्टिड्स जैसे स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल्स के केस में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बेसिकली स्टोरेज का काम करता है और वाटर, मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्यूमुलेट करके रखता है। साथ ही साथ प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो नहीं होते और जब कभी किसी एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स होते हैं, तो ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि वे सेल्स जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसके विपरीत यू यानी कि ईयू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि वे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक जगह पर कॉन्सन्ट्रेटेड होता है और वो जिस जगह पर कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इनका साइज 10 टू 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ अलग-अलग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होती है। सेल ऑर्गेनेल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर एग्जिस्ट करने वाले वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एटसेट्रा। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे।
एक टिपिकल सेल के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है। इसके अंदर होता है एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये तीनों ही सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेल बहुत सारे वाइटल और इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, वेस्ट को रिमूव करना, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए नए मटेरियल्स प्रोड्यूस करना। इन सभी इन सभी एक्टिविटीज़ को एक सेल अपने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि जब एक सेल ऑर्गेनेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस समय पर दूसरा सेल ऑर्गेनेल लेट अस से कि वेस्ट को रिमूव कर रहा है, और उसी समय पर कोई तीसरा सेल ऑर्गेनेल ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए नए मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल की सहायता करते हैं कि वो डिफरेंट वाइटल और इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। अब हम एक सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन कवरिंग के द्वारा घिरा होता है, जिसे कि हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू बहुत सारे मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये पोर्स हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस राउंड बॉडी होती है, जिसे कि हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल सब यूनिट्स की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इनके सब यूनिट्स की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, और जब इन सब यूनिट्स की सिंथेसिस हो जाती है, उसके बाद ये सब यूनिट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद न्यूक्लियर पोर्स से होते हुए साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। जब ये राइबोसोमल सब यूनिट्स साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट असेंबल होकर के राइबोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोलस के अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि बेसिकली रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब सेल डिवाइड होने की प्रक्रिया में होता है। क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल्स और स्पेसिफिक प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल के फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन्स कहा जाता है। जब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए मॉलिक्यूल्स और स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेज़ेंट नहीं होते, बल्कि एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेज़ेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, उस समय पर यह जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, यह कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स फॉर्म कर देता है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, और इस डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है। अब हम बात करेंगे एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि एक नेटवर्क की तरह सेल के साइटोप्लाज्म में फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। इसका मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में यह कुछ हार्मोन्स को सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। इसके विपरीत जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर स्मूथ दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और हार्मोन की सिंथेसिस और स्टोरेज में रोल प्ले करता है। किसी भी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रोल प्ले कर रहा है। अगला जो सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है गोल्जी एपरेटस। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में देख सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस एक स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। स्टैक का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक रखे होना। तो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं और इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस फंक्शनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन और दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स के साथ जुड़ा होता है। यह सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है, जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं और उनको वेसिकल्स के अंदर पैकेज करते हैं ताकि उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, सिक्रीट किया जा सके या फिर लाइसोसोम्स को फॉर्म किया जा सके। लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स या सैक्स को कहते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स को सेल्स का क्लीनअप सिस्टम भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान वेस्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बार सेल ऑर्गेनेल्स भी डैमेज्ड हो जाते हैं। यदि सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट मटेरियल्स और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहे, तो धीरे-धीरे सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट टोटली खराब हो जाएगा और सेल सेल भी डेड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद इन सिंपलर सब्सटेंसेस को वो सेल के अंदर रिलीज कर देते हैं, जिसे सेल दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। एक सेल के अंदर एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरा होता है, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। यह फोल्डिंग्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह होती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि अधिक से अधिक केमिकल रिएक्शंस को कराने में हेल्प करता है और ये केमिकल रिएक्शंस एनर्जी प्रोडक्शन में फैसिलिटेट करती हैं। अ, जो ये एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, इसमें ग्लूकोज और दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इस प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उस एनर्जी को एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इस मॉलिक्यूल को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी कहते हैं। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी होती है और मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज में एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिड्स वे स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो केवल प्लांट सेल्स और एल्गल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, दूसरे को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट्स और तीसरे को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स।
क्लोरोप्लास्ट्स वे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं वे स्ट्रोमा में स्टोर कर लिए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स के अलावा कुछ ऐसे भी प्लास्टिड्स होते हैं जो ग्रीन कलर के अलावा दूसरे कलर्स के पिगमेंट्स अपने अंदर स्टोर रखते हैं। इन्हें क्रोमोप्लास्ट्स कहते हैं। फ्लावर के पेटल्स, फ्रूट के कलर्स और वेजिटेबल के कलर्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे कि फ्लावर के पेटल्स ब्राइट कलर्स के होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है और इस ब्राइट कलर की वजह से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट के कलर्स होते हैं वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं और ये जो कलर्स हैं इनसे अट्रैक्ट होकर के फ्रूट ईटिंग एनिमल्स आकर के इन फ्रूट्स को खाते हैं और फिर इन उनके सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही पॉलिनेटर्स और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स अट्रैक्ट होकर के प्लांट्स एक तरह से पॉलिनेशन में या फिर प्लांट्स के सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। जो तीसरे तरह के प्लास्टिड्स होते हैं इन्हें ल्यूकोप्लास्ट्स कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स में कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट्स फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन को, ऑयल्स को और स्टार्च को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट्स करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट्स वे प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट्स अपने अंदर टेम्पररीली स्टोर कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स के अलावा ल्यूकोप्लास्ट्स ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। फूड के स्टोरेज के अलावा यदि प्लांट सेल्स को वाटर, मिनरल्स और वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करना होता है, तो इसके लिए उनके पास एक अलग सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसे वैक्यूल कहा जाता है। लगभग सभी मैच्योर प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर एक वाटरी सब्सटेंस मौजूद होता है, जिसे सेल सैप कहा जाता है। वैक्यूल्स वाटर, मिनरल्स, शुगर्स और वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। क्योंकि इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर्ड होता है, इसकी वजह से प्लांट सेल्स के अंदर एक इनसाइड प्रेशर मेंटेन रहता है और इस प्रेशर की वजह से ही प्लांट सेल्स फर्म रहते हैं। इस प्रेशर को टर्जिडिटी कहा जाता है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, पर जब कभी ये प्रेजेंट होते हैं तब भी ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और ये मटेरियल्स को टेम्पररीली स्टोर करने का काम करते हैं। अब तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या फिर वो प्लांट हो, ग्रो करता है तो उसका साइज इंक्रीज होता है। उसका साइज केवल इसीलिए इंक्रीज नहीं होता कि उसके सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, बल्कि उसका साइज इसलिए इंक्रीज होता है कि न सिर्फ उसके सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, बल्कि उसके सेल्स डिवाइड भी हो रहे होते हैं। सेल डिवीजन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स क्रिएट होते हैं। सेल डिवीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस माइटोसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जबकि मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और दोनों ही डॉटर सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह ही होता है। माइटोसिस प्रोसेस के दौरान जब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो दोनों ही डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि पेरेंट सेल में होते हैं। माइटोसिस का प्रोसेस ग्रोथ और रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता
होता है और ये बॉडी के सेल्स में अकर करता है। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, इसमें माइटोसिस प्रोसेस को एक सिंप्लीफाइड वे में दिखाया गया है। इसमें हम क्लियरली यह देख सकते हैं कि माइटोसिस प्रोसेस के दौरान एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों डॉटर सेल्स में होते हैं और दोनों डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल भी एग्ज़ैक्टली सेम होता है। हालाँकि माइटोसिस का प्रोसेस इतना सिम्प्लिफाइड नहीं होता जितना कि दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में दिखाया गया है। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में देख सकते हैं, माइटोसिस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे फेजेज़ होते हैं। इन फेजेज़ के बारे में हम हायर ग्रेड्स में डिस्कशन करेंगे। मियोसिस सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है और सेल डिवीजन का यह प्रोसेस केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स में देखा जाता है। गैमीट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक वेरिएशन और डाइवर्सिटी लेकर के आते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से रिज़ेम्बल तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली उनके जैसे नहीं होते। मियोसिस की प्रक्रिया एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मेल्स में केवल टेस्टिस के सेल्स के अंदर होता है ताकि स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो सके और फीमेल्स में केवल ओवरीज के सेल्स के अंदर होता है ताकि एग्स की प्रोडक्शन हो सके। मियोसिस की प्रक्रिया प्लांट्स में एंथर्स में होती है ताकि जो कि मेल पार्ट होता है प्लांट का, ताकि पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो सके और ओवरीज में होता है जो कि प्लांट का फीमेल पार्ट होता है ताकि एग्स की प्रोडक्शन हो सके। मियोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक पेरेंट सेल 2 बार डिवाइड होता है। जो पहला सेल डिवीजन होता है उसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेल डिवीजन होता है, यह माइटोसिस के जैसा ही होता है और पहले सेल डिवीजन के दौरान जो प्रोड्यूस्ड 2 डॉटर सेल्स हैं, ये दोनों ही 2-2 डॉटर सेल्स में फर्दर डिवाइड कर जाती हैं, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल एग्ज़ैक्टली सेम होता है। तो इस तरह से फाइनली 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें कि पेरेंट सेल का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो इस तरह से गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करके फर्टिलाइज़ होते हैं, तो क्रोमोसोम का यह नंबर दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। मैथियास श्लाइडन, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्को, ये 3 साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी को एस्टैब्लिश किया था। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से अधिक सेल्स से बने होते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है लाइफ का और सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। नॉर्मल सेल्स एक कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और समय आने पर डेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी नॉर्मल सेल्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, जिसमें कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फाइनली समय आने पर डेड भी हो जाते हैं। नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन देखा जाता है एनिमल्स के केस में। इसका मतलब ये है कि जब नॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं और उसके बाद जब वो अपने नेबरिंग सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनकी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसके विपरीत जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन फ़ेल हो जाता है और वो कंटिन्यूअसली अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स फ़ॉर्म होते हैं। प्लांट्स में भी कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन नहीं देखा जाता क्योंकि उनमें रिजिड सेल वॉल होती है। प्लांट्स के केस में एक स्पेशल कैपेबिलिटी ये देखी जाती है कि प्लांट के किसी भी सेल से, चाहे वो मैच्योर ही सेल ही क्यों ना हो, उससे हम एक कंप्लीट प्लांट को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट सेल्स की इस कैपेबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि सेल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन किया और वे क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस बात को भी डिस्कस किया। हमने 2 टाइप्स के सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस को समझा और लास्ट में हमने सेल थ्योरी को भी डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।